तो दोस्तों आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई एक सस्पेंस हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ। तो सॉ फ्रेंचाइज के अंदर ये मूवी 9th इंस्टॉलमेंट है जो कि इन मूवीज पर लूजली बेस्ड है। हालांकि इन सब चीजों के बारे में हम एंड में जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों आजकल मेरे चैनल और मेरी वाइफ के चैनल पर बड़ी ही अजीब सी चीज हो रही है कि किसी को भी नोटिफिकेशन टाइम से नहीं जाती है। इवन यूट्यूब इज सजेस्टिंग दिस थिंग कि नोटिफिकेशंस आर नॉट बीइंग सेंट। अब इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने उन दोनों वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। इन फिल्मों के नाम है द स्केरी हाउस 2020 एंड हॉन्टेड सीजन 3 का पार्ट 2। उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम पुलिस ऑफिसर मार्क बॉसविक को देखते हैं जो कि एक लोकल मेले में था। वहां पर एक चोर एक लेडी का पर्स चुराकर भागने लगता है तो बॉसविक उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए वो अंडरग्राउंड रेलवे लाइंस पर आता है जहां पर एक बिग मास्क पहना हुआ अनजान आदमी उस पर हमला कर देता है। लेटर ऑन हम बॉसविक को एक स्टूल पर खड़ा हुआ देखते हैं जहां पर वो एक ट्रैप में फंसा हुआ था। उसकी जीभ एक काटने वाले शिकंजे में फंसी हुई थी जिससे काफी ज्यादा खून बह रहा था। उसके बाजू में एक टीवी सेट भी था जिसके अंदर हम किलर का एक मैसेज देखते हैं कि डिटेक्टिव बॉसविक, तुमने कई बार कोर्ट में झूठ बोला है जिससे कई निर्दोष लोग सलाखों के पीछे गए हैं। अब यहाँ पर 2 मिनट में एक ट्रेन गुजरेगी और मैं तुमको एक चॉइस देता हूँ। यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जीभ को काट दो और आजाद हो जाओ। किलर ने उसके हाथों को पीछे से स्पाइक वाली वायर से बांधा हुआ था। अब बॉसविक अपने हाथों को तो छुड़ा लेता है, लेकिन तभी उस पर ट्रेन चढ़ जाती है और उसकी जीभ कट जाती है और बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ पर किलर ने टीवी पर वीडियो को जिगसॉ की तरह बनाया था, यानी कि जॉन क्रेमर की तरह, लेकिन यहाँ पर वॉइस काफी ज्यादा फनी थी। यहाँ पर जॉन क्रेमर की वॉइस काफी ज्यादा बढ़िया थी। सो आई रियली मिस्ड इट। एंड इस ट्रैप के अंदर देखा जाए तो टेक्निकली अपनी जीभ को काटना पॉसिबल नहीं था, एज वहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था अपनी जीभ को काटने के लिए। एंड समहाउ अगर वो अपनी जीभ को काट भी देता तब भी उसके अंदर के ऑर्गन्स बाहर आ जाते। लाइक वो जीभ वहां पर कटती नहीं बल्कि ऑर्गन्स के साथ में बाहर निकल आती, जिससे उसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। अब यहाँ पर हमको इससे ये पता चल जाता है कि किलर की इंटेंशंस काफी ज्यादा क्लियर थी कि वो उसको मारना चाहता था। खैर अब हम फिल्म के मेन कैरेक्टर ज़ीक बैंक्स को देखते हैं जो कि अपने क्रिमिनल गैंग के साथ में एक ड्रग डीलर को लूट रहा था। एंड आई मस्ट से कि यहाँ पर म्यूजिक काफी बढ़िया था। अब वहां से भागते टाइम इस गैंग को पुलिस पकड़ लेती है और ज़ीक का सच बाहर आता है। असल में ज़ीक 12 साल से एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। उसने अब चोरी करने से पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इसे नॉर्मल केस समझकर रेड मार दी थी। ज़ीक इससे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो पहले से ही इस लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को तहे दिल से हेट करता था, सबको यहाँ पर डर्टी कॉप मानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 साल पहले ज़ीक ने एक डर्टी कॉप को पकड़वाया था, इसलिए बाकी ऑफिसर्स ने ज़ीक से बदला लिया था। लाइक वो उसको हेट करते थे और वो उसके साथ में रहना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर ज़ीक का अंडरकवर होने का राज खुल गया था, इसलिए पुलिस चीफ कैप्टन एनजी गार्जा उसे नॉर्मल ड्यूटी पर लगा देती है। उसके मना करने पर भी उसको एक पार्टनर दे देती है और इस पार्टनर का नाम होता है डिटेक्टिव विलियम शैंक, जो कि अभी ट्रेनी था। ज़ीक एंड विलियम अब साथ काम करने लगते हैं, जहां पर विलियम ज़ीक के डैड का बड़ा फैन था। ज़ीक के डैड कैप्टन मार्कस बैंक्स इसी डिपार्टमेंट में पुलिस चीफ थे जो कि काफी ज्यादा फेमस थे। विलियम ये कहता है कि वो उन्हीं की वजह से यहाँ पर है और ये सब उसी के डैड की वजह से हुआ है। खैर ज़ीक एंड विलियम अब उसी रेलवे लाइन के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। रास्ते में विलियम ये कहता है कि उसकी फैमिली है, बीवी है और एक बेटा भी है, चार्ली। यहाँ पर ज़ीक का डिवोर्स हो चुका था और वो वहां पर औरतों के बारे में गहरी गहरी बातें करने लगता है। खैर मर्डर साइट से पुलिस को ये पता नहीं चलता कि ये बॉडी किसकी है, एज पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ गए थे। लेटर ऑन पुलिस स्टेशन पर ज़ीक को एक पैकेज मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव थी। उसे चलाने पर हमको फिर से एक वीडियो दिखाई देता है जिसके अंदर किलर ने अब एक स्पाइरल का निशान बनाया हुआ था, लाइक जिगसॉ। उस किलर की वॉइस भी मॉडिफाइड थी लेकिन काफी ज्यादा फनी थी, एटलीस्ट मुझे तो काफी ज्यादा फनी लगी। किलर यहाँ पर यह कहता है कि मैं मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट और सारे पुलिस ऑफिसर्स को सुधारना चाहता हूँ, और एक पुलिस ऑफिसर ने सुधरने से मना किया और इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा, और वो आखिरी नहीं होगा, ऐसे और भी लोग होंगे। ज़ीक उस स्पाइरल के पीछे की बिल्डिंग को पहचान जाता है जो कि लोकल कोर्ट था।
सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स अब उस प्लेस पर आते हैं जहां पर जीक को एक और पैकेज मिलता है। उसमें ऑफिसर बॉसविक की जीप और बैच नंबर था। और अब जाकर सबको ये पता चलता है कि रेलवे लाइन पर मरने वाला कोई और नहीं बल्कि बॉसविक था। अब यहाँ पर हमको क्लियरली ये पता चल जाता है कि किलर का टारगेट पुलिस है। चीफ एनजी इस केस को सीरियसली लेते हुए सभी ऑफिसर्स को इस केस पर लगा देती है और जीक के साथ में काफी ज्यादा बहस होने के बाद में उसको लीड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया जाता है। बॉसविक एंड जीक अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो खुद उसकी वाइफ से जाकर मिलता है, जहां पर उसको उसकी वाइफ भी दिखाई देती है, जिससे वो ऑब्वियसली अच्छे से बात नहीं करता। यहाँ पर जीक बॉसविक की वाइफ को संभालता है और उससे कुछ सवाल जवाब करता है। अब वो अपने घर आ जाता है जो कि स्ट्रेंजली पहले से ही ओपन था। जीक गन निकालकर घर में चेक करने लगता है तो वहां पर उसके डैड थे। उनके पास घर की एक स्पेयर की थी। मार्कस एंड जीक के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे, मतलब रेगुलर बाप बेटे जैसे नहीं थे। मार्कस इस न्यू किलर केस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, वो उसकी मदद भी करना चाहता था, इसलिए इस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए वो जीक को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करता है ताकि वो अपने रिश्ते भी थोड़े सुधार लेंगे और इस बारे में बात भी हो जाएगी। एंड मार्कस का घर उसके बगल में ही था। खैर यहाँ पर अब हम 12 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं। जीक अपने पार्टनर पीट के साथ में था, जहाँ पर पीट ने ऑन ड्यूटी एक विटनेस को मार डाला था। पीट ने ये मर्डर जानबूझकर किया था। जीक पीट के खिलाफ गवाही देता है, जिससे पीट 9 साल के लिए जेल चला जाता है। अब शाम को जीक रिव्यू मीटिंग बुलाता है। वहाँ पर जिक्सॉ से जुड़े हुए फाइल्स भी थे और वहाँ पर जॉन क्रैमर का फोटो भी था, यानी कि अपने 100 वाले चाचा। खैर विलियम का मोबाइल डेड था, इसलिए वो जीक से उसका फोन मांगता है और वहाँ पर बैठा हुआ एक ऑफिसर एनजी को काफी ज्यादा अपडेट्स देता है। अब अगले ही पल हम 2 ऑफिसर्स क्रॉस और फिच को एक पॉन शॉप स्टोर पर जाते हुए देखते हैं। एज उसके सीसीटीवी कैमरा के अंदर ऑफिसर बॉसविक की लास्ट वीडियो फुटेज थी। वीडियो के अंदर हम देख पाते हैं कि बॉसविक उस चोर को चेस कर रहा था, जिसे फिच आइडेंटिफाई कर लेता है। उस चोर का नाम बेनी राइट था। वो एक ड्रग डीलर था। उसका ठिकाना फिच को मालूम था। वो अब उसे अकेले ही हैंडल करने जाता है। वो क्रॉस को इस बारे में जीक को रिपोर्ट ना करने की बात भी बोलता है। फिच को अब हम बेनी के ठिकाने पर देखते हैं, बट वहाँ पर वो नहीं था और वहाँ पर उसको एक पिग मास्क मिलता है। अब यहाँ पर फिच अलग अलग ऑफिसर्स को फोन करता है, बट कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन तभी अचानक से उस पर भी एक पिग मास्क पहना हुआ किलर अटैक कर देता है और एक और घातक ट्रैप में उसको फंसा देता है। यहाँ पर फिच की उंगलियां एक मोटर से कनेक्टेड थी और उसके मुंह में उस मोटर का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म था। उसे एक वाटर टब में भी बैठाया गया था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम जीक को विलियम से बात करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर विलियम अपने रोते हुए बच्चे चार्ली को चुप करवा रहा था। अब जीक डिनर के लिए अपने डैड के घर पर जाता है, बट वहाँ पर वो नहीं होते। यहाँ पर हमको एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ पर मार्कस क्लियरली जीक पर नाराज था, एज उसको ये लगता है कि इससे बाकी ऑफिसर्स का मॉरल डाउन हो जाएगा। वो लोग जीक के दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ पर जीक एक ओल्ड फोटोग्राफ को भी देखता है। अगले दिन जीक के लिए एक और पैकेज आता है जिसमें एक और मैसेज था। इस बार जिगसॉ की तरह वीडियो में डॉल थी, यानी कि मिस्टर स्नगल्स। ये एक पिग डॉल थी जिसे कठपुतली की तरह ऊपर से कोई कंट्रोल कर रहा था। पुलिस को यहाँ पर एक और लोकेशन मिलती है तो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज के नीचे एक कार पार्क थी, जिसके गेट पर स्पाइरल का साइन बना था। जीक को अंदर एक पिग की डेड बॉडी मिलती है और साथ में एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उंगलियां थी और फिच का बैज था, यानी कि फिच भी यहाँ पर मारा गया था। अब यहाँ पर हमको एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है। एक ऑपरेशन के दौरान जीक ने फिच से बैकअप मांगा था, बट फिच ने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया था। एज वो एंड बाकी ऑफिसर जीक को गद्दार मानते थे। वो चाहते थे कि जीक शूट आउट में मारा जाए। जीक यहाँ पर चोर को मार डालता है, लेकिन बदले में उसको भी काफी ज्यादा गोलियां लगती हैं, बट वो बच जाता है। अब लेटर ऑन वहां पर मार्कस आ जाता है, जो कि फिच पर हमला करके उसे डांटता है और काफी ज्यादा मारता भी है। अब जीक एंड बाकी ऑफिसर्स फिच की लास्ट लोकेशन पर आते हैं। वहां पर उनको फिच की बॉडी मिलती है और हमको वो पल दिखाया जाता है जहां पर इस बार भी किलर टीवी में कहता है कि ऑफिसर फिच, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा था सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी इंसल्ट कर दी थी। तुम्हारी उंगलियों ने कई लोगों की जान ली है और आज उनकी बारी है। इस वाटर टब के अंदर पानी गिर रहा था। यहाँ पर एक लाइव वायर भी थी और जैसे ही टब पानी से भर जाएगा वो करंट लगने से मर जाएगा। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि अपने मुंह में लगे हुए क्लच को जोर से दबाओ और इससे रोटर्स घूमने लगेंगे, जिससे तुम्हारी उंगलियां कट जाएंगी और उंगलियों को काट दो और जिंदगी बचा लो। बट बॉसविक की तरह ही फिच जल्दी नहीं कर पाता और उसकी उंगलियां तो कट जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो करंट लगने से मारा जाता है।
एंड ये दोनों ही ट्रैप्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। खैर अब क्रॉस से जीक को बेनी राइट्स के बारे में पता चलता है। जीक एंड विलियम एक दूसरे ड्रग डीलर को पकड़कर उससे बेनी के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि उसको बेनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड यहाँ पर एक बढ़िया फाइटिंग सीक्वेंस भी आता है। खैर जीक को यहाँ पर ये केस बिल्कुल भी जिगसॉ की तरह नहीं लगता, एज जिगसॉ ने कभी भी पुलिस को निशाना नहीं बनाया था। जीक का यहाँ पर ये मानना था कि ये सारी किलिंग्स किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो रही हैं। उसका शक अब पीट पर जाता है। ये वही ऑफिसर था जिसे उसने जेल भेजा था। उसका लॉजिक ये था कि पीट ऑफिसर से बदला ले रहा है, एज उन्होंने उसको जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। पीट अब चर्च में कम्युनिटी सर्विस कर रहा था। उसे अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा था, जिसे वो ओपनली जीक से कहता है। उसका ये मानना था कि उस टाइम पर आर्टिकल 8 की वजह से पुलिस बेकाबू हो गई थी। खैर बॉसविक के डेथ की रात पीट चर्च के अंदर ही था, जिसके लिए उसके पास में एक गवाह भी था। तो यहाँ पर क्लियरली पीट किलर नहीं था। जीक अब रात को फिर से अपने डैड के घर जाता है, बट वो वहां पर अभी भी नहीं थे और कल से वो घर पर आए ही नहीं थे, जिससे जीक काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। अगली सुबह विलियम स्टेशन पर आया ही नहीं था। जीक को एक और बॉक्स मिलता है जो कि इस बार बड़ा था और उसके अंदर एक पिग मास्क, एक चार्ली टैटू वाली इंसानी स्किन और एक कॉन्स्टेंटीन पेंट बॉटल और एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी के अंदर किलर ने ये लिखा था कि जीक, एम आई गेटिंग अंडर योर स्किन। वो ये भी कहता है कि केयरफुल रहो, जब तुम बॉडीज को ढूंढ रहे होगे तब मैं तुम्हारे हेड को ले जाऊंगा। जीक उस टैटू वाली स्किन को पहचान जाता है जो कि विलियम की थी, यानी कि विलियम भी किलर का शिकार हो गया था। अब इससे होता यह है कि जीक काफी ज्यादा सदमे में आ जाता है। जीक एंड बाकी ऑफिसर एक बुचर शॉप में आते हैं जो कि पहले कॉन्स्टेंटीन गिफ्ट शॉप हुआ करती थी। बचपन में जीक एंड मार्कस अक्सर वहां पर आया करते थे। हमने इस शॉप को मार्कस के घर के फोटो के बैकग्राउंड में भी देखा था एंड वहां पर ये कलर भी था। सभी को बुचर शॉप में एक बॉडी मिलती है जिसकी स्किन को निकाल दिया गया था। बॉडी को ऐसा काटा गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं। ये प्रेस में भी अब सीरियस न्यूज बन जाती है जिसको एनजी कंट्रोल करती है एंड यहाँ पर फिर से जिगसॉ किलर की बातें उठने लगती हैं। जीक को वायरलेस पर अब एक और पुलिस ऑफिसर पर अटैक होने की खबर मिलती है। देखने पर एक ऑफिसर को एक पिग मास्क पहने हुए अनजान आदमी ने चाकू से मारा था। उधर स्टेशन में एनजी को मार्कस बैंक्स की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें वो उसको एक पुराने केस की हिस्ट्री को निकालने के लिए कहता है। एनजी एक ऑफिसर ओ ब्रायन को इन्फॉर्म करके नीचे आर्काइव सेक्शन में जाती है और जाते ही वो वहां पर ट्रैप हो जाती है। इधर जीक को पुलिस वाले पर हुआ अटैक रैंडम लगता है और तभी उसको स्पाइरल किलर की चिट्ठी याद आती है जहां पर उसने ये कहा था कि तुम बाकी लोगों को बचाने में बिजी होगे, तब मैं तुम्हारे हेड को ले जाऊंगा। यहाँ पर जीक को लगता है कि हेड का मतलब पुलिस हेड यानी कि चीफ कैप्टन एनजी गार्जा। वो फौरन ही एनजी को कॉल करता है बट कॉल नहीं लगता और वो स्टेशन की तरफ भागते हुए आता है। अब यहाँ पर एनजी को किलर गैस से बेहोश कर देता है। उसकी स्पाइन को एक सॉ पर रखता है और उसके चेहरे के ऊपर एक पाइप था जिसमें से हॉट वैक्स अब निकलने वाला था। इस बार किलर की वॉइस एक टेप रिकॉर्डर में से आती है जिसमें से किलर ये कहता है कि कैप्टन एनजी, अपने पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर भी आपने करप्शन किया है, करप्शन को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया है और किसी भी निर्दोष इंसान के लिए आगे नहीं आई हो, इसलिए आप सर उठाकर चलने के योग्य नहीं हो और कुछ ही पल में आपके ऊपर हॉट वैक्स गिरने वाला है। यदि आप जिंदा रहना चाहती हैं तो आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को दबाना होगा जिससे ये लीवर रुक जाएगा, वरना ये वैक्स सीधा आपके मुंह पर गिरेगी जिससे आपकी मौत हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला ट्रैप भी ऑन हो जाता है जिसको एनजी इन टाइम पूरा नहीं कर पाती और उसके ऊपर हॉट वैक्स गिर जाता है जिससे उसकी दर्दनाक मौत होती है। जीक यहाँ पर स्टेशन पर दौड़ता हुआ आता है और वो उसके फेस पर देखता है तो जब वो वैक्स को हटाता है तो उसकी स्किन बुरी तरह से जल गई थी एंड उसकी मौत हो गई थी। अब सभी ऑफिसर्स यहाँ पर पैनिक में थे। वो सर्विलेंस कैमरास की फुटेज को भी देखता है जिसके अंदर 13 मिनट्स मिसिंग थे। जीक अब पिछले एक दिन में इस फुटेज को एक्सेस करने वाले सभी लोगों की एक लिस्ट निकलवाता है तो उसके अंदर पीट का नाम भी था। मतलब पीट जो कि 12 साल से पुलिस स्टेशन से बाहर था, उसका अकाउंट एक्टिव था जो कि पुलिस की नेग्लिजेंस को दर्शाता है। अब यहाँ पर या तो उसने ये खुद किया है या फिर किसी से करवाया था या फिर उसका नाम किसी ने इस्तेमाल किया। जीक अब पीट से इन्वेस्टिगेट करने जाता है बट दूसरा ऑफिसर ओब्रायन का शक अब मार्कस पर जाता है एज उसका पासवर्ड भी वहां पर एक्टिव था एंड वो भी मिसिंग था। यहाँ पर जीक एंड ओब्रायन के बीच में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है। खैर अब जीक पीट को ढूंढते हुए चर्च पर आता है जहाँ पर उसे भी किलर किडनैप कर लेता है। हम अब मार्कस को किलर के हेडक्वार्टर पर देखते हैं जो कि स्पाइरल सिंबल से भरा पड़ा था। वहां पर मार्कस के लिए एक मैसेज भी था, क्या तुम मेरे साथ में एक गेम खेलोगे मिस्टर बैंक्स।
लेटर ऑन हम मार्कस पर भी हमला होते हुए देखते हैं, यानी कि उसको भी किडनैप किया गया था। बेसिकली ये काइंड ऑफ फ्लैशबैक है एंड यहाँ पर किलर ने ही मार्कस के फोन से एनजी को मैसेज किया था ताकि वो उसको भी पकड़ पाए। अब हम ज़ीक को किलर के हेडक्वार्टर्स पर एक पाइप से बंधा हुआ देख पाते हैं जिसके बगल में एक सॉ था जो कि पार्ट 1 के ट्रैप से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पर साथ में एक बॉबी पिन भी थी जिससे ज़ीक अपने कफ्स को खोल देता है। थैंकफुली उसने यहाँ पर खोल दिया। मुझे यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी कि वो अपने हाथ को काटने वाला है। खैर अब उसी रूम के अंदर पीट भी वहां पर था जिसे किलर ने ऊपर लटकाया हुआ था और नीचे उसके एक स्टूल था। उसे चेन से लॉक कर दिया गया था। उसके बदन पर एक टेप रिकॉर्डर भी था जिसमें से किलर ये कहता है कि पीट ने एक निर्दोष इंसान पर गोली चलाई थी और इसकी वजह से ज़ीक तुम्हारा करियर बर्बाद हुआ था। अब फाइनली जस्टिस होगा। अब चाहो तो तुम की को ढूंढकर उसको बचा सकते हो या फिर की को ढूंढकर उसको मरता हुआ देख सकते हो। ज़ीक को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है जिसके ऊपर एम्प्टी ग्लास बॉटल्स थीं और वो सभी एक श्रेडिंग मशीन में जा रही थी। वो मशीन ग्लास के टुकड़ों को तेजी से फेंक रहा था जिसकी फायरिंग लाइन में पीट लटका हुआ था, यानी कि ग्लास के टुकड़े अब तेजी से पीट की कमर पर लगने लगते हैं जो कि बहुत ही तेजी से लग रहे थे, बिल्कुल बुलेट की तरह। तभी ज़ीक को एक डस्टबिन के नीचे एक की मिलती है। वो पीट को बचाने जाता है जिसके चलते कुछ ग्लास के पीसेस उसको भी लग जाते हैं। ज़ीक फाइनली पीट के हाथों को तो खोल देता है बट वो उसकी जान को नहीं बचा पाता एंड मेरे हिसाब से ये फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट डेथ ट्रैप है। इसके बाद ज़ीक के रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ज़ीक अब नीचे आता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। हमको यहाँ पर विलियम दिखाई देता है। जी हाँ, असल में विलियम ही न्यू जिगसॉ किलर था एंड टू बी ऑनेस्ट उसका नाम विलियम भी नहीं था जो कि एक फेक नाम था, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको विलियम ही बोल लेते हैं। असल में विलियम उस विटनेस का बेटा था जिसे पीट ने मार डाला था और विलियम ने पीट को अपने पिता पर गोली चलाते हुए देख लिया था। अब हमको यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाई देती है जहाँ पर हम ज़ीक को देख पाते हैं जो कि बच्चे विलियम को इशारों से चुप रहने के लिए बोलता है वरना पीट उसको भी मार डालता एज वो भी एक विटनेस था। अब विलियम यहाँ पर ये बोलता है कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। उसने अपने हाथों पर फेक टैटू बनवाया था और उसके डैड का नाम चार्ली था। अब आप ये सोचेंगे कि वो स्किन किसकी थी। असल में जो स्किन उसने पुलिस डिपार्टमेंट को भेजी थी वो बेनी राइट्स की थी। विलियम ने बेनी राइट्स को बॉसविक को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया एंड उसके बाद में उसको मारकर पुलिस को उलझाने के लिए इस्तेमाल किया। और आपको एक बात और याद होगी कि विलियम ने ज़ीक का मोबाइल फोन मांगा था क्योंकि उसका मोबाइल फोन डेड हो गया था। तो विलियम ने ही ज़ीक के मोबाइल से मार्कस को टेक्स्ट किया था कि वो उससे आकर वहां पर मिले क्योंकि उसको किलर के बारे में कुछ पता चल गया है। विलियम ये कहता है कि वो जॉन क्रैमर से इंस्पायर्ड है, द ओरिजिनल जिगसॉ किलर। वो कहता है कि स्पाइरल विकास का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है और मैंने इस चीज को बस पूरे सिस्टम पर अप्लाई किया है। ये सभी पुलिस वाले डर्टी थे, इनको ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। अब विलियम ज़ीक को उसको ज्वाइन करने के लिए बोलता है एज वो उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर था। नेचुरली यहाँ पर ज़ीक काफी ज्यादा शॉक में था। वो मार्कस के बारे में पूछता है, यानी कि अपने डैड के बारे में। विलियम को उलझाने के लिए उसकी ऑफर को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है बट विलियम यहाँ पर श्योर नहीं था, इसलिए वो 911 को कॉल करके पुलिस से झूठ बोलता है कि यहाँ पर शूट आउट हो रहा है और हवा में वो गोलियां चलाने लगता है। अब ज़ीक को टेस्ट करने के लिए वो उसको मार्कस के पास में ले जाता है। अब यहाँ पर हमको एक आखिरी ट्रैप दिखाई देता है जहाँ पर मार्कस को विलियम ने तारों के सहारे लटकाया हुआ था। उसकी पूरी बॉडी से ब्लड ड्रॉप कर रहा था और वहां पर बहुत सारा खून ऑलरेडी निकल चुका था। मार्कस के पास कुछ ही मिनट्स का टाइम था। यहाँ पर मार्कस ज़ीक को विलियम पर गोली चलाने के लिए बोलता है बट यहाँ पर एक ट्रिक थी। गन के अंदर एक ही बुलेट थी, इससे या तो वो विलियम को मार सकता था या फिर वहां पर बने हुए टारगेट पर गोली चला सकता था जिससे मार्कस की जान बच जाती। और बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो ज़ीक के लिए था। पुलिस चीफ होने के नाते मार्कस ने ही आर्टिकल 8 को इन्वेंट किया था। उसने ऑफिसर्स को फ्री हैंड दे दिया था जिससे उन्होंने सभी क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया बट काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स ने उसका अब्यूज भी किया था। मार्कस ये जानते हुए भी चुप था एज पुलिस की इमेज की बात थी और उसने काफी सारे प्रेस वालों की भी बेइज्जती करी थी एंड उनको मारा भी था। बेसिकली वो यहाँ पर अपने आदमियों को बचा रहा था। अब यहाँ पर ज़ीक के पास में टाइम काफी कम था और वो अपने डैड को चुनता है और टारगेट पर शूट करके उन्हें नीचे गिरा देता है। इसी बीच बाकी पुलिस ऑफिसर्स यानी कि स्वैट टीम भी साइट पर आ गई थी जो कि गोली चलने की आवाज से और भी तेजी से भागने लगती है। मार्कस
मार्कस अभी भी तारों से जुड़ा हुआ था जो कि ज़ीक को अब विलियम को पकड़ने के लिए बोलता है। विलियम एलिवेटर शाफ्ट से भागने लगता है जिस पर ज़ीक जाकर हमला करता है और उसको पीटता है। पुलिस अब डोर को कट करके अंदर आने लगती है, लेकिन वहां पर एक तार लगी हुई थी जो कि एक ट्रिगर था जिससे मार्कस फिर से हवा में लेविटेट करने लगता है। उसके हाथ अपने आप पुलिस की ओर शूटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। उसके हाथ से एक नकली गन भी निकलती है जो कि क्लियरली पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए थी। यानी कि यहाँ पर ये ट्रैप के अंदर एक और ट्रैप था। मार्कस वो कठपुतली पिग यानी कि मिस्टर स्नगल्स की डॉल की तरह लटकता हुआ दिखाई देता है। पुलिस यहाँ पर आते ही ज्यादा कुछ नहीं सोचती और बस अंधाधुंध फायरिंग करके मार्कस को मार डालती है। बेसिकली इस फिल्म के अंदर आर्टिकल 8 के बारे में बताया गया है कि कैसे मार्कस और उसकी पुलिस टीम ने किसी की भी नहीं सुनी और सबको ऐसे ही मार डाला, लाइक दे डिडंट यूज देयर ब्रेन्स। अब ज़ीक इस चीज को दूर से देखता है बट कुछ भी नहीं कर पाता, एज ये सब कुछ आधे मिनट के अंदर ही हो जाता है। लेटर ऑन हम विलियम को लिफ्ट से जाते हुए देख पाते हैं और वो भी ज़ीक की तरफ बिल्कुल श करके बोलता है, जैसा कि आज से कई साल पहले ज़ीक ने उससे बोला था। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ फिल्म की कहानी। ये बेसिकली एक डार्क क्राइम ड्रामा है। तो फिल्म का नाम फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ है। बेसिकली विलियम 12 साल की उम्र से ही अपनी डैड की मौत का बदला लेना चाहता था। जिक्सॉ के पास एक बुक थी जिसमें उसने ऐसे ट्रैप्स के बारे में लिखा हुआ था जो कि अब पुलिस के पास में थी। विलियम ने इसे एकेडमी में पढ़ा था और उससे ही इंस्पिरेशन ली। अब बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो सॉ फिल्म के थीम को रखते हुए इसको एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह बनाया गया है। लाइक यहाँ पर पास्ट का कोई भी रिलेशन है नहीं। लाइक यहाँ पर हम बस जॉन क्रेमर के फोटोज को देखते हैं, कुछ ट्रैप्स को देखते हैं, बस यही सब चीज है। लाइक स्पाइरल का दिखना, डॉल्स का दिखना, टीवी के अंदर किलर वाली डॉल आती है जो कि एक वॉइस में बोलती है कि आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम विद यू। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर इसको सॉ फिल्म की फ्रेंचाइजी के साथ में देखा जाए तो ये उतनी अच्छी नहीं है। लाइक अगर आप इसको एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह देखेंगे तो आपको ये अच्छी लगेगी। लेकिन यहाँ पर हुआ ये था कि मैं बीच में ही समझ गया था कि किलर कौन है। लाइक जब हमको पीट की फ्लैशबैक पता चलती है तो वहीं पर मुझको ये पता चल गया था कि ये पक्का इससे जुड़ा हुआ कुछ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को कोई ऐसे ही टारगेट नहीं करेगा। तो अगर मैं एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म की बात करूं तो हाँ, मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। और यहाँ पर ये जो ट्रैप्स थे वो अच्छे तो थे, लेकिन जॉन क्रेमर वाले लेवल के नहीं थे। अब अगर दोस्तों आप मेरे पर्सनल ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं तो मूवी का सबसे पहला ट्रैप यानी कि वो जीव वाला ट्रैप मेरा फेवरेट है। एंड उसके बाद में पीठ वाला ट्रैप जहां पर कांच के टुकड़े उसकी पीठ पर आकर लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक ट्रैप्स हैं। खैर आप लोग भी मुझे अपने पर्सनल ट्रैप्स इस कमेंट सेक्शन में बताना। पहले ट्रैप के अंदर बॉसविक ने झूठ बोला था जिसके चलते उसकी जीभ निकाल ली गई। अब दूसरे ट्रैप के अंदर फिच ने अपनी उंगलियों से गन चलाकर मासूम लोगों को मारा था, जिसके चलते उसकी उंगलियां निकाल ली गईं और उसकी मौत हो गई। बात करें यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड एनजी के बारे में, तो उसके अंदर कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी के लिए स्टैंड ले सके, यानी कि किसी मासूम के लिए। तो उसके अंदर बेसिकली स्पाइन नहीं थी, जिसके चलते उसके साथ में ये ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। बात करें पीट के बारे में तो उसने विलियम के डैड को मार डाला था। तो यहाँ पर विलियम ने ये सोचा कि ट्रैश को साफ करना है, जिसके चलते वो ग्लास ट्रैप इस्तेमाल किया गया। बात करें बेनी राइट्स के बारे में तो उसको एक बस प्यादे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और एंड में आते हैं हम ज़ीक के डैड के बारे में, तो अल्टीमेटली इन सब का जो जिम्मेदार था वही था। और उसके खून को निकालने का मतलब यही है कि उसके खून तक के अंदर ये चीज थी, यानी कि इनोसेंट लोगों को मार डालना और अपने पुलिस को कवर अप करना, जिसके चलते विलियम ने उसको पुलिस से ही मरवा दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, पिछली वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए